विद्यार्थियों का विज्ञान, संस्कृति, कला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की 100% वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस संबंध में दायर कई जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए। एसएलयू को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए स्टोर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में बर्न मेमोरी की जांच परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर इंजीनियरों की एक टीम द्वारा की जा सकती है। उम्मीदवारों को यह अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को गहरा झटका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत किया। भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वो सर्वोच्च अदालत के फैसले से एक बार फिर इंडी गठबंधन कटघरे में है। भाजपा ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पर देश की संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने का आरोप लगाया। वहीं ईवीएम मशीन पर आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि जब और वो हारते हैं जब वो मशीन पर सवाल उठाते हैं। वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास कायम रखने की जिम्मेदारी सरकार, विपक्ष और मीडिया तीनों की है। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं। 40 से ज्यादा बार इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ईवीएम पर आई याचिकाओं पर सुनवाई की। हर बार इस चुनौती को कोर्ट द्वारा खारिज किया गया। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही पहली बार वोट डालने वाले लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान पूरा, जिनमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल। मतदान में केरल की 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, महाराष्ट्र की 8 सीटें, मणिपुर की 1 सीट, त्रिपुरा की 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें भी शामिल हैं। मतदान के दौरान पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का भी उत्साह बढ़ाते नजर आए। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में अपना वोट डाला। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि जनता एक बार फिर भाजपा को भारी मतों से विजय बनाएगी। राजस्थान में भी दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारला ने मतदान किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान के जोधपुर में मतदान किया। साथ ही उन्होंने इस बार मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई। अपना कीमती वोट देने के लिए जम्मू के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान को प्राथमिकता देते हुए जम्मू की जनता वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंची।
जम्मू कश्मीर के रियासी लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। मतदान के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए मतदान केंद्र के बाहर ढोल बाजों के साथ मतदाताओं का स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। निर्मला सीतारमण ने इस बात पर खुशी जताई कि लोग, खासकर वरिष्ठ नागरिक और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता काफी संख्या में भाग ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कन्नूर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान संपन्न। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने बेंगलुरु में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल में अलापुजा मतदान केंद्र पर मतदान किया। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और केरल की एटिंगल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने भी मतदान किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान में भी जोरदार मतदान। राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने झालावाड़ स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राजस्थान में जनता भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में अपना वोट डाला। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि घर पर ना बैठें और बाहर निकलकर अपने मत का उपयोग करके अपना नेता चुनें। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी मतदान किया। उन्होंने सभी से मतदान करने का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मतदान आम आदमी की शक्ति का प्रतीक। उन्होंने कहा कि सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान किशनगंज के आदर्श बूथ में सहरिया स्वांग नृत्य ने धूम मचाई। लोकसभा चुनाव के दौरान केरल के एर्नाकुलम जिले में फर्जी मतदान के 2 मामले सामने आए। इडाकोची में मतदान डालने आए 2 मतदाताओं को पता चला कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है। फर्जी वोटिंग किसने की, इसको लेकर जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाओं में कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन लगातार निशाने पर रहा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर इंडी दलों पर जमकर हमले किए। पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पस्त हुआ इंडी गठबंधन दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में भले ही एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे, लेकिन इन दोनों की सोच एक जैसी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों दलों को तुष्टीकरण की विचारधारा जोड़े हुए है। बिहार के अररिया और मुंगेर की जनसभाओं में कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी प्रधानमंत्री के निशाने पर था। कांग्रेस राजद दौर की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। कर्नाटक में सभी मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने पर प्रधानमंत्री खूब बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश भर में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को इस कदम को ओबीसी के हक पर डाका बताया। संपत्ति पुनर्वितरण और विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री के निशाने पर रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर, जिसे वो अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश में पर्सनल लॉ लागू करने की विचारधारा पर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने जनता को आश्वासन दिलाया कि भाजपा यूसीसी को देश में लागू कराएगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का वादा भाजपा ने किया। वहीं अगले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का भी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज।
मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज तो करेगा? भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विरासत कर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बार बार कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस संबंध में दिए गए बयानों से साफ हो गया कि कांग्रेस के साथ साथ विदेशी हाथ भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो विरासत टैक्स और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति को हड़प लेना चाहती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया। अब 4 जून को नतीजे आएंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को देखा है, 10 साल के कार्यकालों को देखा है और वो उससे प्रभावित हुए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें हम उनके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि तिरुवनंतपुरम की वोटर बदलाव लेकर आएंगे। यहां के लोग विकास, उन्नति, रोजगार और निवेश चाहते हैं। तिरुवनंतपुरम के लोग यूडीएफ और एनडीए द्वारा की जा रही नकारात्मक राजनीति का बहिष्कार करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में मतदान संपन्न। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक मतदान करने पहुंचे। 94 वर्षीय सेवानिवृत्त एयर मार्शल पीवी अय्यर ने भी मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनना और मुसलमानों को देना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किए जाएंगे। लोकसभा के पहले और दूसरे चरण को लेकर उत्साहित कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां हमारे न्याय पत्र की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर के एक बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। उन्होंने देश के दलितों और पिछड़ों के बारे में कभी नहीं सोचा। केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक मॉडल पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने इन छापों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुई मुठभेड़ में आज 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ को लेकर कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विधि कुमार बर्डी ने कहा कि आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन शोषण के मामले में नए सिरे से जांच करने की ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की। ब्रजभूषण का दावा था कि वो घटना के वक्त भारत में मौजूद नहीं थे। कोर्ट ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 7 मई को आदेश सुनाएगी। आरोप तय करने को लेकर जो कोर्ट का आदेश आएगा उससे साफ होगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा या फिर नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। शेयर बाजार की रफ्तार हुई धीमी। 609 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 73,730 अंकों पर बंद। खुदरा बिक्री, पैकेजिंग, वित्त समेत कई सेक्टर्स में दर्ज की गई गिरावट।
निफ्टी 150 अंकों की गिरावट के साथ 22,420 अंकों पर बंद। पैकेजिंग, खुदरा बिक्री और कई सेक्टर्स में आई गिरावट के चलते बाजार ने पकड़ी धीमी रफ्तार। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 83.35 पर बंद। हालांकि रुपया आज बाजार खुलने पर डॉलर के मुकाबले 83.30 पर था। संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओरेस लिमिटेड के बोर्ड ने फैसला किया कि अर्जस स्टील प्राइवेट लिमिटेड की 80% हिस्सेदारी खरीदेंगे। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय एक समुद्री विकास कोष को स्थापित करेंगे। इस कोष के जरिए क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी और आईआरएफसी को स्थापित किया जाएगा। साल 2024 से 2030 के बीच में वैश्विक कनेक्टेड कारों की बिक्री 500 मिलियन से अधिक होने की संभावना। वहीं 10 में से 9 वाहनों में 5G सुविधा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त दर्ज के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर रहा। दिवालिया हो गए एयरलाइन गो फर्स्ट को लगा एक और बड़ा झटका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीए को एयरलाइन द्वारा लीज पर लिए गए सभी 54 विमानों की लीज को रद्द करने का आदेश दिया। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि सरकार चीनी मिलों को बिक्री का अधिक कोटा आवंटित करेगी। यह कोटा पिछले साल इस महीने के मुकाबले अधिक होगा। एआई, आईओटी और न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत वित्त वर्ष 2023 में स्टार्टअप्स द्वारा 83,000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए। इस क्षेत्र में 24.6% की वार्षिक वृद्धि दर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित नए आंकड़ों के अनुसार 19 अप्रैल तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2.83 बिलियन से घटकर $640.33 बिलियन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण में डिफॉल्ट हानि गारंटी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को जारी किया। पहली बार इस संबंध में जानकारी जून 2023 में दी गई थी। कजाकिस्तान में आयोजित हो रही एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को बढ़ावा दिया। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने चीनी दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रतिद्वंद्वी नहीं, भागीदार होना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने शी जिनपिंग के सामने रूसी सेना के साथ चीन के समर्थन पर चिंता जताई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के 6 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर इस दौरान बांग्लादेश और थाईलैंड के बीच वीजा पर छूट, स्वच्छ ऊर्जा निर्माण, मुफ्त व्यापार संधि और पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में द्विपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। अफ्रीकी देश तंजानिया में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से 155 लोगों की मौत हो गई। तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजालिवा ने जानकारी दी कि 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वियतनामी संसद के अध्यक्ष वुओंग दिन यू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यू ने भ्रष्टाचार की जांच के बीच इस्तीफा देने की घोषणा की। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो से उन्हें हटा दिया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल होने वाले पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दिल्ली ने अपने पिछले मैच में गुजरात को हराया था, वहीं मुंबई को राजस्थान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में कल होने वाले दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान की टीम ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी थी, वहीं लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने अपने पिछले मैच में चेन्नई को हराया था।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां मैच शनिवार को खेला जाएगा। फिलहाल न्यूजीलैंड सीरीज में 2-1 से आगे। स्पेन के राफेल नडाल ने मैड्रिड ओपन में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। नडाल ने पहले दौर के मैच में अमेरिका के डॉविन ब्लांच को हराया। जापान की नाओमी ओसाका मैड्रिड ओपन से बाहर हो गई। उन्हें रूस की सैमसोनोवा के हाथों शिकस्त मिली। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांतेक ने मैड्रिड ओपन में जीत के साथ शुरुआत की। चीन की वेंग शियू को उन्होंने हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैन सिटी ने ब्राइटन को खिलाफ 4-0 की दमदार जीत दर्ज की। जीत के साथ ही मैन सिटी की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची। इंग्लिश प्रीमियर लीग में शनिवार को एक अहम मुकाबले में लिवरपूल का सामना वेस्ट हैम से होगा। लिवरपूल के मैनेजर क्लॉप को भरोसा है कि उनकी टीम ईपीएल में वापसी करने में कामयाब रहेगी। वहीं उन्होंने अपने उत्तराधिकारी माने जा रहे स्लॉट की भी तारीफ की। अर्ने स्लॉट ने उम्मीद जताई है कि उनके लिवरपूल के मैनेजर बनने की कड़ी में फेयनोर्ड और लिवरपूल जल्द ही किसी डील पर सामने होंगे। चेल्सी के मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज ग्रोइन इंजरी के चलते बाकी बचे सीजन में फुटबॉल के मैदान से दूर रहेंगे। पेड्रो रोशा को स्पेनिश फुटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया। वो इस पद की दौड़ में शामिल एकमात्र व्यक्ति थे। जर्मन ड्राइवर निको हल्केनबर्ग अगले सीजन में सॉवर के लिए रेसिंग करेंगे। उन्होंने 2026 तक का करार किया। फार्मूला 1 से जुड़े डिजाइनर एड्रियन न्यूई रेड बुल छोड़ना चाहते हैं। उनका करार 2025 तक के अंत तक का था। ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर पेरिस में विविध पहल देखने को मिल रही है। पेरिस में ओलंपिक मैक्सटर्स की शेप में 60,000 चॉकलेट बनाई गई। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना फिल्म निर्माता करण जौहर की आगामी स्पाई कॉमेडी फिल्म में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। इस फिल्म का निर्देशन आकाश कौशिक करेंगे। फिल्म निर्माता करण जौहर को 11 मई 2024 को डाउनटाउन लॉस एंजलिस के म्यूजिक सेंटर में आयोजित होने वाले 3रे वार्षिक गोल्ड हाउस गाला में सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कार्टून छोटा भीम अब बड़े पर्दे पर देगा दस्तक। छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामयान अनवेल्स नामक फिल्म सिनेमाघरों में 24 मई को रिलीज होगी। इस फिल्म का नया गाना आज रिलीज हुआ। गुजराती फिल्म समंदर का ट्रेलर हुआ लॉन्च। यह फिल्म सिनेमाघरों में 17 मई को होगी रिलीज। विशाल वाडा वाला के निर्देशन में यह फिल्म बनेगी। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल द्वारा 1976 में बनाई गई फिल्म मंथन का रीशो किया हुआ संस्करण कांस फिल्म महोत्सव में दिखाया जाएगा। पॉप स्टार किंग और अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार जेसन डेरुलो इस साल के सबसे बड़े पार्टी एंथम बम्बल बनाने के लिए एक साथ आए हैं। रेखा ने फिल्म हीरा मंडी के प्रीमियर के दौरान अभिनेत्री रीचा चड्ढा, जो कि जल्द ही मां बनने वाली हैं, आशीर्वाद दिया उन्हें। रोमांटिक फिल्म श्रृंखला माई लेडी जेन का प्राइम वीडियो पर प्रीमियर 27 जून को होगा। इस श्रृंखला में अभिनेता एमिली बेडर, एडवर्ड ब्लूमेल और जॉर्डन पीटर्स मुख्य भूमिका निभाएंगे। मशहूर अभिनेता एनटीआर जूनियर अपनी आगामी फिल्म वॉर 2 की शूटिंग के लिए मुंबई में है। इस दौरान होटल के अंदर पीछा करते हुए लोगों पर उन्होंने अपना आपा खो दिया। 9 बार ग्रैमी के लिए नामांकित सितार वादक, निर्माता और फिल्म संगीतकार अनुष्का शंकर को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनरी डिग्री दी जाएगी। उन्होंने इस पल को अपने जीवन में बहुत खास बताया। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।